चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं आज। देखिए, हमने नेशनल मूवमेंट एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनलिस्ट लिटरेचर का कल लेक्चर आपको डिलीवर किया था मॉडर्न हिस्ट्री का। अब यहाँ तक का फेज़ हमारा कवर हो गया है। अब हमें एंटर होना है रेवोल्यूशनरी फेज़ में। बात भगत सिंह की होगी, सुखदेव राजगुरु की होगी, बात चंद्रशेखर आज़ाद की भी होगी, राम प्रसाद बिस्मिल की भी होगी, अशफाक उल्ला खान की भी होगी, बात सुभाष चंद्र बोस की भी होगी, जवाहरलाल नेहरू की भी होगी, एम.एन. रॉय की भी होगी। मतलब अब हम रेवोल्यूशन भी देखेंगे और उसके पीछे की आइडियोलॉजी, सोशलिज्म को भी समझेंगे, कम्युनिज्म को भी समझेंगे, मार्क्सिस्ट थॉट क्या कहते हैं ये भी सुनेंगे। इस तरह के शब्द अब इसके बाद के लेक्चर्स में और चैप्टर्स में आपको मिलने वाले हैं। नहीं समझ सकते आप उन मूवमेंट्स को, नहीं समझ पाएंगे आप कभी भी भगत सिंह की उस सोच को, जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के सोशलिज्म के फ़र्क को, अगर आपने सोशलिज्म को ना समझा। तो उसके लिए हमने एक लेक्चर आज रखा है, जिस लेक्चर का नाम है मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थॉट। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थॉट। तो आज के लेक्चर में हम आपको सोशलिज्म के विषय में अच्छे से हर चीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए, इसी दिशा में हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को समझाने के लिए ज़्यादा बातें करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, सोशलिज्म, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में जानते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ों को हम अमूमन ही अपनी ज़िंदगी में चर्चा में लाते हैं, ये मानते हुए कि इसका अर्थ तो हमें पता ही है। और यही सबसे डेंजरस है, क्योंकि हम जिस कैजुअल मैनर में उस वर्ड, आइडियोलॉजी, उससे जुड़ी मूवमेंट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग्स में, अपने एग्जीक्यूशंस में, उसके प्रिसाइज और उसके इनहेरेंट प्रिसाइज डायमेंशन और इनहेरेंट क्वालिटीज़ को समझे बिना ये करना जोखिम है, ये गलत है। इसलिए सोशलिज्म को आज हम बेहतरी से समझने के अलग अलग आयामों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सोशलिज्म की डेफिनेशन भी समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कॉजेज़ उसके लिए कारक हैं उसको जन्म देने के लिए, ये भी समझेंगे। क्या क्या प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो होते हैं ये भी समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझते हुए हम आपको यूटोपियन सोशलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म का अंतर समझाएंगे। और वो साइंटिफिक सोशलिज्म जिसका बेसिस है मार्क्स, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। और हम समझेंगे कि किस तरह से रशिया एक पहला सोशलिस्ट स्टेट बना और क्यों हर कोई सोशलिज्म को हासिल करना चाहता है। उसके लिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत इंट्रोडक्शन से हो जाएगी। देखिए, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें यही जो मैंने अभी बताया यही सब था। मुद्दा ये है कि आप जब भी किसी सोसाइटी की बात करेंगे तो वो सोसाइटी ये चर्चा कर रही होगी कि हम सोशलिस्ट सोसाइटी स्थापित करना चाहते हैं, हम समाजवादी समाज स्थापित करना चाहते हैं। अब जब भी किसी इकोनॉमी का जिक्र सुनेंगे तो आपको हमेशा ये वर्ड सुनेगा कि हम एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आप जब भी किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या स्टेट की बात सुनेंगे तो आप ये सुनेंगे कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो एक सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, इसको हर कोई हासिल करना चाहता है। ऐसा क्या है इसमें भाई कि हर कोई इसे हासिल करना चाहता है? इसको गंभीरता से लेने के लिए ये है कि इसे अचीव करने के लिए अब तक कई जानें जा चुकी और कई लोग जान देने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो इतिहास में जाके समझना होगा कि ये कौन सा एक समाज, अर्थव्यवस्था या राजतंत्र या राजनीतिक ढांचा है जिसमें इतनी रुचि है लोगों की कि जान गंवा भी चुके हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां कर चुके हैं और जान देने को आगे भी तैयार हैं। इसके लिए इसका महत्व तो समझना जरूरी है। और उस महत्व में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो एक सोशलिस्ट सोसाइटी है, ये जो एक कंसेप्ट है,
ये इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी फॉर ऑल। ये जस्ट सोसाइटी की बात करता है, ये ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है, यानी कि ह्यूमेन। तो ये इक्वलिटी जस्ट और ह्यूमेन सोसाइटी की बात करता है। इस बात को भी हम समझेंगे कि ये यहाँ पर क्या बताना या क्या कहना चाहते हैं। अब होता यह है कि हमारे सामने कुछ वर्ड अक्सर घूमते रहते हैं, उन वर्ड्स को हमें समझने में दिक्कत आती है। देखिए, जब सोशलिज्म का जिक्र आता होगा, कोई ना कोई पर्सनैलिटीज़ होती होंगी, कोई ना कोई लोग होते होंगे जिनके दिमाग में ये विचार आता होगा कि भाई हमें इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी, इस्टेब्लिश्ड कल्चर ऑफ द सोसाइटी को, ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ये लोग तो होते ही होंगे। ये लोग जो सेट ऑफ रूल्स, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वही इनके द्वारा दिए गए आइडियल्स कहलाते हैं, आइडियाज़ बन जाते हैं। इसी को सोशलिस्ट आइडियाज़ कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग ये सोशलिस्ट आइडियाज़ दे रहे हैं उन्हें सोशलिस्ट कहते हैं, वो सोशलिस्ट हो जाते हैं। ये सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करके जो सिस्टम आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो सोशलिज्म हो जाता है, वो सोशलिज्म हो जाता है। ये सोशलिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट आप चलाते हैं वो सोशलिस्ट मूवमेंट हो जाती है। तो सोशलिस्ट आइडियाज़, सोशलिज्म, सोशलिस्ट मूवमेंट, ये कुछ शब्द हैं जो मैंने अभी आपको समझाए। आपको लगा कहानियाँ सुना दी, समझा दिए तो कहानी है, ना समझाए होते तो बताना मुश्किल हो जाता। इसको अब इसी तरह से ध्यान में रखिएगा। इन्हें हम धीरे धीरे आगे अच्छे से जस्टिफाई करेंगे। इन सभी चीज़ों के केंद्र में क्या है, चाहे वो सोशलिज्म था, सोशलिस्ट सोसाइटी थी, चाहे वो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे या सोशलिस्ट मूवमेंट थी, इनके केंद्र में था इक्वलिटी फॉर द ऑल, जस्टिस फॉर द सोसाइटी एंड ह्यूमेन एंड केयरिंग वर्ल्ड। ये इसके कोर में था। अब इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ते हुए डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल सिस्टम आपको और बेहतर क्लियर होगा। अब देखिए, ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि ये सोशलिज्म की पहली बार शुरुआत कहाँ हुई होगी, ये कहाँ से आया होगा, ये कब शुरू हुआ होगा, किन लोगों ने दिया होगा। इस तरह के शब्द और इस तरह की चीज़ों के जवाब दे पाना उतने आसान नहीं होते, ये मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये है कि हम ये समझें कि सोशलिज्म क्यों आया है, ये कहाँ से आया, ये कब आया, ये किसने दिया। से बेहतर सवाल ये है कि ये क्यों आया। जब आप क्यों आया को समझ लेंगे तब आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि फिर ये कहाँ से आया, ये कब आया और ये किसने दिया। अब क्यों आया को जब समझना है तो फिर हमें समझना पड़ेगा वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कॉजेज़ जिनकी वजह से ये आया। और उन फैक्टर्स और उन कॉजेज़ को अगर हम समझ गए सही मायने में तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और वही डेफिनेशन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन में एक सिंपल सी लाइन पहले बोलता हूँ मैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि भाई हम किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसको। देखिए, एक लाइन ये बोली जाती है कि सोशलिज्म में ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये पब्लिक कंट्रोल में होते हैं। अब ये लाइन का क्या मतलब है भाई, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक कंट्रोल में होते हैं। चलिए समझाते हैं आपको। सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या है, समाजवाद। सोशलिज्म माने समाजवाद, सोशलिस्ट माने समाजवादी। अच्छा, समाज वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या है,
अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, 1 एकड़ ज़मीन है, और उस ज़मीन के मालिकाना हक 2 तरह के हो सकते थे, उसके ऑनरशिप के राइट्स 2 तरह के हो सकते थे। उसका जो पहला मालिकाना हक है, जो पहला टाइप का ऑनरशिप राइट है, वो किसी इंडिविजुअल का है। कोई इंडिविजुअल ए उसे ओन करता है, उसे धारण करता है, तो ये तो फिर उसकी प्राइवेट पोजेशन हो गई भाई, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन जो दूसरा मालिकाना हक है उस ज़मीन के टुकड़े का, वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, वो एक समाज का हक है, उस पर कॉमन राइट है, उस पर माने सोसाइटी का राइट है। तो ऑनरशिप क्या हो गई? सोशल। उसमें इंडिविजुअल थी, इसमें क्या हो गई? सोशल। उसमें इंडिविजुअल के पास ऑनरशिप का राइट है, इसके पास सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी के पास ऑनरशिप राइट है। उसमें इंडिविजुअल के पास ऑनरशिप राइट था तो प्रॉपर्टी प्राइवेट थी, इसमें अब सोसाइटी के पास ओनरशिप है तो फिर प्रॉपर्टी पब्लिक हो गई, जनता की। अगर ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी को ओन सोसाइटी करती है, उस प्रॉपर्टी पे अधिकार सोशल अधिकार है, और वो प्रॉपर्टी पब्लिक कैरेक्टर की है, तो ये ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ पब्लिक, ये डेफिनेशन यहाँ पे फिट बैठ जाती है। यहाँ पे समझते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। ये वर्ड बहुत तंग करता होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड है, जैसे माइंस हैं जिनसे मिनरल्स निकलते हैं, जैसे बैंक्स, जैसे इंडस्ट्रीज, इतना बहुत है। लैंड जिस पे खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर माने प्राइमरी सेक्टर। फैक्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, माने सेकेंडरी सेक्टर। बैंक जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती है, माने टर्शरी सेक्टर। ये सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। माइनिंग, मिनरल, एग्रीकल्चर से जुड़ा रहता है। इन्हें जरिया माना गया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे आप इससे आप गुड्स, इन चीज़ों को आप मानते हैं रिसोर्स, और इस रिसोर्स को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं गुड्स और सर्विसेज में। वो गुड्स और सर्विसेज जिनकी एक इनहेरेंट वर्थ होती है, एक वैल्यू होती है, इसलिए वो मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म करके इस तरह की गुड्स या सर्विसेज में बदला जा सके, जिसकी एक इनहेरेंट वर्थ है, वैल्यू है, वो मटेरियल रिसोर्स कहलाता है। अब ऐसे में जब आपने उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करके कोई गुड्स या सर्विसेज बनाई जिनमें एक वैल्यू थी, वर्थ थी, तो पहले तो वो रिसोर्स को कहीं से एक्सप्लॉइट करना है, कहीं से निकालना है, कहीं से यूज़ बनाना है, तो वो भी प्रोडक्शन हो गया। फैक्ट्री लगाना है तो उसका आइडिया प्रोड्यूस करो, फिर उसके लिए रिसोर्सेज प्रोड्यूस करो, फिर फैक्ट्री भी प्रोड्यूस करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो, क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, ये प्रोडक्शन है। अब इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, वो फर्दर आपको क्या करके देंगी? वेल्थ जनरेट करके देंगी, वैल्यू प्रोड्यूस करके देंगी, तो ये भी प्रोडक्शन है। तो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब पब्लिक के कंट्रोल में होते हैं, ये सोशलिज्म होता है। मतलब हर वो संसाधन जिस संसाधन से वेल्थ क्रिएट हो सकती है, जो वेल्थ किसी के विकास का आधार बन सकती है, वो हर संसाधन अगर जनता के कंट्रोल में है तो यह समाजवाद है। समझ आ गई बात? क्योंकि वेल्थ आधार है, बेसिस है समाज में अंतर का, डिफरेंसेस का। अगर वेल्थ
लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी जिसकी एबिलिटी है, जितना जिसने काम किया उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो फिर ये इनइक्वलिटीज़ का आधार नहीं बनती। लेकिन अगर वेल्थ किसी एक ने पोजेस कर ली और बाकी सभी के सभी उससे डिप्राइव्ड रहे, तो ये इनइक्वलिटीज़ का आधार बनती है और ऐसे में क्लासेस का जन्म होता है, रिच एंड पुअर। तो फिर ये सोशलिज्म नहीं है, क्योंकि इन रिसोर्सेज से जो वेल्थ जनरेट हुई है उस वेल्थ पे राइट पब्लिक का होगा। पब्लिक मतलब कि जितना जिसने योगदान दिया, जिसका जो भी सामर्थ्य था, एबिलिटी थी, उसके मुताबिक उस जनरेटेड वेल्थ में उसका वो शेयर है। तो ये पब्लिक रिसोर्सेज हैं, ये समाजवाद है। आगे आगे बहुत समझ आएगा, अभी एक परिभाषा सी दे दी हमने, अब इन डेफिनेशन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। रोको, तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया सारा, ये इस सोशल सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। ये एक सामाजिक तंत्र है जिसे हम सोशलिज्म या मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म कह करके पुकारते हैं। और क्या है वो सोशल सिस्टम, अभी समझ आएगा वन बाय वन। पहला पॉइंट यहां पर यह है कि डिस्ट्रॉयज द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताई। कैसे अब ये सारी चीज घटित होती है, इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए होता क्या है, जो एक रिसोर्स है, मान लीजिए कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो किसी इंडिविजुअल के पास है, तो वो इंडिविजुअल उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट होने वाली वेल्थ को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान करके खुद की ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा। ये पहली चीज़। जितने भी प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं वो प्रॉफिट्स सारे वो अपने पास एकोमुलेट करेगा। और ऐसे में हो ये रहा है कि इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल होने की वजह से उसे काम नहीं करना पड़ रहा। ये एक सबसे बड़ी चीज़, मतलब उसने रिसोर्सेज कंट्रोल किए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल किए, जैसे कि लैंड कंट्रोल कर लिया, या फिर फैक्ट्री कंट्रोल कर ली, या कोई माइन कंट्रोल कर ली, या कोई बैंक कंट्रोल कर लिया। ये सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसने कंट्रोल कर लिए। इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करके सारी बात नहीं बनेगी। क्यों? मान लीजिए कि लैंड उसके कंट्रोल में है और वो उस लैंड पे एग्रीकल्चर करेगा। एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर कहाँ से आएगी? फैक्ट्री उसके कंट्रोल में है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके लिए लेबर कहाँ से आएगी? माइनिंग है, बैंक है, उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसे लेबर की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या उभर करके आ रहा है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के पास हैं, लेकिन वो जो भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं उन पे काम करने के लिए, उसे प्रोडक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए वो लेबर किसी और की यूटिलाइज कर रहा है। वो खुद की लेबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अब जब लेबर वहाँ आकर के काम करेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगी। ये प्रोडक्शन होने की वजह से जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज मार्केट में बिकेंगी वो एक वैल्यू फैच करके एक वर्थ लेके आएंगी। उस वर्थ से जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई या वो जो मनी जनरेट हुई उसे अपने पास कौन होल्ड करेगा? वो इंडिविजुअल। तो क्या समझ में आया आपको? ये है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, जिसमें रिसोर्सेज का मालिकाना हक, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी के पास है, लेकिन उन रिसोर्सेज पे वर्क कोई और कर रहा है। उस वर्क की वजह से जो वेल्थ जनरेट हो रही है वो किसी और के पास जा रही है, क्योंकि मालिकाना हक किसी और के पास है। और ऐसे में वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुई, वो जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, जिसने उस पर काम किया, जिसने उसको गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया, जिसने अपनी सर्विसेज रेंडर की, उसका किसी तरह से उस गुड एंड सर्विस पे अर्न होने वाली
किसी भी प्रॉफिट या किसी भी वैल्यू पे कोई राइट नहीं है, जिसकी वजह से वो वर्कर, वो लेबर वर्ग कभी भी अपने पास कोई वेल्थ एक्युमुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी रिसोर्स की ऑनरशिप क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पेरेनियली इस स्टेट ऑफ अफेयर में रहेगा, क्योंकि उसे उसके काम के बदले में सिर्फ वेजेस दिए जाएंगे। उसके किए गए काम की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन पे जो वेल्थ जनरेट हुई, उस पे राइट वो रख रहा है जो किसी तरह से लेबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका ऑनरशिप राइट है उन रिसोर्सेज पे, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो लेबर क्लास है उसके पास अपनी लाइफ, अपनी लाइवलीहुड के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है इन द ऑन द नेम ऑफ रिसोर्सेस, तो वो हैं उसके हैंड्स, उसके हाथ। वो उन हाथों को ही कंट्रीब्यूट कर सकता है और उन हाथों पे ही काम कर सकता है, तो वो कुछ कमाएगा। तो आपने ये बात भी सुनी होगी बहुत से फिल्मी डायलॉगों में कि हम अपने हाथ की, अपनी मेहनत की खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऑनर है उसको खाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अपने हाथ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्सेज हैं, उसके पास तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको तो इनकम उन पे जनरेट होके आ रही है। लेकिन लेबर के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिस पे उन्हें इनकम जनरेट होके आए। उनके पास अगर कुछ है तो उनके हैंड्स, उन्हें वो कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ वर्किंग हैंड। तो एक वर्ड आप सुनते होंगे, वर्किंग हैंड। तो बदले में उन्हें उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे वेजेस, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर अनजस्ट वेजेस हैं। कैसे? पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्ट समाज की क्या निशानियां हैं? आप कम से कम लगा करके मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऐसे में ये कैसे होगा? देखिए, कोई भी चीज़ जब हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काउंट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। जो प्रोड्यूस होके गुड्स या सर्विसेज मार्केट में आती हैं, वो एक वैल्यू अर्न करती हैं। तो फिर उसकी वजह से जो जो फैक्टर्स लगे थे प्रोडक्शन में, उन फैक्टर्स को उनकी इनकम होती है उस वैल्यू से, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड के बदले में लैंड का रेंट आ जाएगा, लेबर को उसके बदले में उसकी वेजेस मिल जाएंगे, कैपिटल जो आपने लगाया है उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने लगाई है उसके बदले में आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। ये हो गई फैक्टर इनकम्स। ऐसे में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऑलवेज इस बात का प्रयास किया जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो किसी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, उनमें किस तरह से जो फैक्टर इनकम जनरेट होगी उसकी कटौती की जाए। जैसे कैपिटल, पूंजी आपको लगानी है, उसे आप मना नहीं कर सकते। लैंड है, लैंड का रेंट आपको देना है, मना नहीं कर सकते। तो आपको फिर क्या करना है? लेबर के लेवल पर आप पैसा बचा सकते हो। कैसे? लेबर से दुगना काम कराओ और पैसे दो आधे। काम तो वो दुगना कर रहे हैं, पैसे आपने उनको आधे दिए। इससे क्या होगा? उनकी वर्किंग कंडीशंस डिटेरियरेट हो जाएंगी। दूसरा तरीका क्या अपनाया जाता है यहाँ पे? कम से कम जगह रेंट पे लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा करके काम कराओ। मतलब कोई हेल्थ नहीं, कोई हाइजीन नहीं, किसी तरह का कोई वर्किंग एनवायरनमेंट या एम्बियंस नहीं।
लेबर को हजार्डस मशीन्स पे बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सेफ्टी के काम कराओ। इससे भी आप अपना खर्चा बचाते हैं, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी अगर होगी तो फिर आपको उतने ही ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे जिस पे खर्चा आएगा। दूसरा, आप बहुत से ऐसी लेबर को यूज़ करते हैं जिनमें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको वेजेस बहुत कम कर देने पड़ते हैं, फिर आप उन्हें उस काम में नहीं लगा पाओगे। इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करो। लेबर को 365 दिन काम कराओ, हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं, तो कोई छुट्टी नहीं प्रोवाइड करो। लेबर जब तक हाथ कंट्रीब्यूट कर रही है तब तक उन हाथों के बदले में वो हाथों में रोटी आती रहेगी, वेजेस मिलते रहेंगे। जिस दिन से वो उन हाथों को कंट्रीब्यूट ना कर पाए उसके बाद से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, मतलब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ना पेंशन है, ना सपोर्ट सिस्टम है किसी तरह का, ना हॉस्पिटल सिस्टम सपोर्ट दिया जाएगा, ना आपके एजुकेशन के विषय में काम किया जाएगा। तो ना सोशल सिक्योरिटी है, ना एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल है, ना सेफ्टी सिक्योरिटी है, ना वर्किंग कंडीशंस हैं। और ऐसे में सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क लेबर ने किया था, सारी वेल्थ जनरेट लेबर ने की है, लेकिन उससे आने वाली सारी कमाई किसने रखी है? उस पर्सन ने जिसका उस रिसोर्स पे राइट है। तो वो उस एक्यूमुलेटेड वेल्थ का बेनिफिट हमेशा उठा पाएगा, जनरेशंस टू जनरेशंस उठा पाएंगे जिन्होंने वो वेल्थ कंट्रीब्यूट करने में कोई रोल भी प्ले नहीं किया। मतलब आज आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आपके हैंड किसी वे में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको लाइवलीहुड के लिए कोई स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ रहा। मान लीजिए कल को आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, आप बीमार हैं, घर पे पड़े हैं, फिर भी आपको कोई थ्रेट नहीं, क्योंकि आपने रिसोर्सेज कंट्रोल किए हुए हैं, वहाँ पे तो काम चल ही रहा है, उससे तो वेल्थ जनरेट हो ही रही है। और जो पहले वेल्थ जनरेट हुई थी वो आपने एक्यूमुलेट की है। फिर आपके आगे बच्चे आ जाएंगे, उन्होंने तो किसी भी तरह से कोई रोल प्ले नहीं किया था उस जगह से वेल्थ जनरेट करने में, लेकिन आप इनहेरिटेंस में उन्हें वो वेल्थ दे देंगे। लेकिन लेबर के मामले में रूल कैसा लागू हो रहा है, ध्यान से समझो। जब तक हाथ कंट्रीब्यूट होते रहेंगे तब तक रोटी मिलती रहेगी। जिस दिन से हाथ कंट्रीब्यूट होने बंद हुए उस दिन से रोटी मिलनी भी बंद हो जाएगी। मतलब वो कोई वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, वो अपने आने वाली जनरेशन्स को कुछ भी इनहेरिटेंस में नहीं दे सकते, उनकी लाइफ हैंड टू माउथ है। जबकि सही मायने में प्रोड्यूस कौन कर रहा था? वो कर रहे थे। जबकि सही मायने में हर चीज़ को वर्किंग कंडीशन में रेंडर किसने किया? उन्होंने किया। जबकि सही मायने में जो वैल्यू और वेल्थ जनरेट हुई उस पे हक अगर सही मायने में देखा जाए तो किनका बनता है? जिसका ओनरशिप है उसका अगर बनता है तो उतना ही उनका भी बनता है जिन्होंने उस रिसोर्स को वर्केबल बनाया। उनकी पेंशन्स, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी एजुकेशन, उनकी हॉस्पिटल सर्विसेज, ये सब उस वेल्थ से अश्योर्ड होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। लेकिन ऑनर की लाइफ अश्योर्ड भी है, ऑनर उस सरप्लस वेल्थ से लेजर भी करता है, एंटरटेनमेंट भी करता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में भी रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट, जिसने वो वेल्थ जनरेट की, जिसने वर्क किया, उसकी लाइफ में कोई लेजर नहीं है, किसी तरह का कोई वर्किंग कंडीशन नहीं है और किसी तरह की फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। ये है एक पूंजीवादी समाज, कैपिटलिस्ट समाज, जिसमें हर चीज़ एक पर्सन के पास है और वो उस पर ऑनरशिप राइट रखता है और जो वेल्थ जनरेट होती है वो इसी के जैसे कुछ ही लोगों के पास है। बाकी का सारा सेक्शन वर्कर है, लेबर है। तो इस सारे खेल की धुर्री में केंद्र में क्या है? संपत्ति, प्रॉपर्टी राइट्स, ऑनरशिप, दैट इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यही वो एक चीज़ है जिसकी वजह से वो ऑनर हुआ और ये लेबर हुए।
तो इनइक्वलिटी का एक कारण, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो वेल्थ जनरेट करके एक्यूमुलेट करके रिच हुआ, और ये जब तक जीवन है तब तक ही, जब तक मजबूत हैं तब तक ही काम करेंगे, उसके बाद नहीं। काम दुगने घंटे कर रहे हैं, पैसा आधे का मिल रहा है, तो ये क्या हो गए? पुअर, डिप्राइव्ड सेक्शन। तो वो जो मालिक है वो प्रिविलेज्ड सेक्शन हो गया और ये डिप्राइव्ड सेक्शन हो गए। वो फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गए। वो अपर क्लास हो गए, ये लोअर क्लास हो गए। लेकिन सही मायने में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो सामाजिक तौर पर अगर हम इस संबंध को परिभाषित करना चाहें, इस रिलेशन को अगर डिफाइन करना चाहें ऑनर और लेबर का, तो क्या ये एक जस्टिफाइड रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो वेल्थ जनरेट हुई थी उसमें उस लेबर का भी शेयर बनता था, आपने उसे डिनाई किया, तो ये तो अनजस्ट हुआ। कोई ये पूछेगा कि भाई मालिक को प्रॉफिट हुआ तो वर्कर को भी तो वेजेस मिल गए, जो उसने काम किया, जितने घंटे काम किया उसके लिए जो उसे वेजेस मिले, उसका और उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके बाद जो उसने काम किया उसने सरप्लस इनकम जनरेट करके दी थी। वो बेसिस बना था सरप्लस वेल्थ का, जिस पे एक्सेस है सिर्फ और सिर्फ उसका जिसका ऑनरशिप का राइट है। ये गलत है। जितनी वैल्यू आप प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उस वैल्यू में आपका भी एक कलेक्टिव शेयर बनता है, और यहीं से कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट आता है। ये भी समाजवाद का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसलिए केवल वेजेस दे देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उसी जनरेटेड रिसोर्सेज और उनकी वेल्थ के दम पर अगर वो मालिक, उसके आने वाले बच्चे और वो मालिक का बुढ़ापा अश्योर्ड है, सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है, तो उस वेल्थ को जनरेट करने वाला वो पूरा का पूरा एक लेबर सेक्शन जो है उसका भी बुढ़ापा और उसके भी बच्चे और उसका खुद का जीवन एट प्रेजेंट अश्योर्ड, सिक्योर्ड, इंश्योर्ड होना चाहिए। ये है कलेक्टिव बार्गेनिंग। उन मुनाफों में उनका भी हिस्सा बनता है, क्योंकि दोनों का ही रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता, कैपिटलिज्म में ये नहीं होता। कैपिटलिज्म में वो होता है जो मैंने आपको अभी बताया। तो क्या मैं इसे एक्सप्लॉयटेशन ना कहूँ, शोषण ना कहूँ? ये तो बहुत ही भयावह एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। तो कैपिटलिस्ट समाज एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड था, अनजस्ट सिस्टम पे बेस्ड था। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स और मटीरियलिस्टिक भौतिकवाद के सामने मोरालिटी को ख़त्म कर चुका था। वरना वो बच्चों को काम पे ना लगाता हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में, वरना वो औरतों को मर्दों के बराबर काम करने पर भी आधा वेतन ना देता, डिस्क्रिमिनेशन ना करता, वरना वो मर्दों से तय समय से अधिक काम ना कराता, 16-16 घंटे, वरना वो इन लोगों के बुढ़ापे को इस तरह से ना छोड़ देता। तो ये एक इमोरल सोसाइटी है, इनइक्वल है, अनजस्ट है। इस इमोरल सोसाइटी को मॉरल में ट्रांसफॉर्म करना, इन इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करके इक्वलिटी लाना, इन क्लासेस को ख़त्म करके क्लास लेस सोसाइटी बनाना, और इस अनजस्ट सिस्टम को जस्ट करना ही सोशलिज्म बेस्ड सोशल सिस्टम है। हुई बात समझ? आगे आगे ये और समझ आएगा। इतना सोशल सिस्टम क्लियर हुआ आपको कि डिस्ट्रॉयज द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें अब अगर आप ऑनरशिप का राइट बदल दें जरा, तो आपको नहीं लगता सिचुएशन बदल जाएगी सारी? तो यहाँ पर ये जो लैंड ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है, ये जो माइन ऑनर है, बैंक ऑनर है, इसे रिच मर्चेंट क्लास कह के पुकारा गया है, हाई क्लास कह के पुकारा गया है, इसे फ्री कंपटीशन बेस्ड बर्गोइज सोसाइटी कह के पुकारा गया है, द बर्गोइज सोसाइटी।
और ये जिनको एम्प्लॉय करके ये वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, ये जिनके हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो लेबरर, वो वर्कर फैक्ट्री के, वो लेबरर जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो पीजेंट्स, ये सेगमेंट प्रोलेटेरिएट कहलाता है। सो इट इज़ प्रोलेटेरिएट्स। तो ऐसे में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म होने चाहिए, किसी का निजीकरण ना हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, कुछ हाथों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंट्रोल रिसोर्सेज पे इंडिविजुअल का ना हो के सोसाइटी का होना चाहिए, और ऑनरशिप प्राइवेट ना हो के पब्लिक होनी चाहिए। तो इस तरह से ये प्राइवेट ऑनरशिप को डिस्ट्रॉय करके ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक पब्लिक ऑनरशिप के कंसेप्ट को प्रमोट करता है, सोशल कस्टडी, सोशल ऑनरशिप के कंसेप्ट को प्रमोट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कंसेप्ट को प्रमोट करता है, इक्वलिटी ऑफ ऑल के कंसेप्ट को प्रमोट करता है, क्लासलेस सोसाइटी को प्रमोट करता है, जस्ट ऑर्डर को प्रमोट करता है, मॉरल एंड ह्यूमैन सोसाइटी के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। ये सारी चीज़ों को ये प्रमोट करता है, यही है सोशलिज्म। इसलिए हर कोई इसे हासिल करना चाहता है। ये इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल जनता का चाहता है, इस मामले में मेनली प्रोलेटेरिएट्स का, जिसने उस प्रोडक्ट पे वर्थ जनरेट करके दी उसका। आई बात समझ में? ऐसे में आप कहेंगे सर फिर उस मालिक का, उस ऑनर का क्या कसूर है? उसने भी तो फैक्ट्री ऑर्गेनाइज की थी, हाथों से काम नहीं कर रहा था लेकिन दिमाग से काम तो कर रहा था ना। उसने भी तो फैक्ट्री ऑर्गेनाइज की, उसने भी तो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए, उसने इन लोगों को काम पे लगाया, उसने ऑर्डर्स बुक किए होंगे, उसने मार्केटिंग की होगी प्रोडक्ट्स की, फिर उसने उन्हें बेचा होगा। हाँ, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि उसने इन क्षेत्रों में लेबर दी है ना, तो उसने ये जो लेबर प्रोवाइड की है इसके बदले में उसकी जो लेबर और एबिलिटी, उसको भी उन रिसोर्सेज से जनरेट होने वाली वेल्थ का एक हिस्सा दो। मतलब इसमें कोई ऑनर नहीं होता, इसमें सारे लेबर होते हैं। वो जो वर्कर मशीन पे लगा है वो भी लेबर, वो जो ऑर्डर बुक्स कर रहा है वो भी लेबर, वो जो मार्केटिंग कर रहा है बाजारों में जा कर के वो भी लेबर, और वो जो सभी वर्कर को ऑर्गेनाइज करके काम करा रहा है वो भी लेबर। ऑल आर वर्कर। तो जिसकी जो एबिलिटी और जिसका जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन है उन गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूस होने वाली वेल्थ में, उसको उतना ही शेयर मिलेगा। तो हो गया ना जनता का कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नो ओनरशिप विद इंडिविजुअल, नो ओनरशिप विद एनी ग्रुप ऑफ पीपल, ownership will always remain with people, the public. Okay, that is the concept of the socialism. तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करना एक टारगेट रहता है। ऑल सोसाइटीज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑल सोसाइटीज़ प्रायरली मस्ट बी क्लास सोसाइटीज़, तब जा कर के ये सोशलिज्म का कंसेप्ट जन्म लेगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो सोशलिज्म का फिर जन्म ही यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसको समझते हैं ये क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि जो जहाँ पर भी सोशलिज्म का जिक्र आएगा वो इसलिए आएगा कि एक स्ट्रॉन्ग क्लास इंटरेस्ट जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसमें एक एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म है मतलब द ओनर क्लास एंड द लेबरर क्लास, द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, द अपर क्लास द लोअर क्लास, द बर्गोइज सेक्शन द प्रोलेटेरिएट्स, द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस द अनएजुकेटेड पुअर क्लासेस, लोअर क्लासेस। ये दो क्लासेस हैं। इन क्लासेस के बीच में एंटागोनिज्म है, ऑपोजिशन है, एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के, मतलब इनके इंटरेस्ट, दोनों क्लासेस के जो इंटरेस्ट हैं वो विरोधी हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब एक जो पहले की जो समाज रहा है
वो क्लास वाला समाज, क्लास बेस्ड सोसाइटी होगी, फिर ही वहाँ पर एंटागोनिज्म को ख़त्म करने के लिए जो इन क्लास इंटरेस्ट के बीच में विरोध है, इसे ख़त्म करके ही एक क्लासलेस सोसाइटी आएगी, सोशलिज्म आएगा। एंटागोनिज्म क्यों है, इसको समझ लेते हैं, ये कैसे आता है। देखिए, एक तरफ वो ऑनर है जिसका उस प्रॉपर्टी पे राइट है, वो ये चाहेगा कि भाई जो उसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे क्योंकि उसका मलिकाना हक है, तो उस पर जनरेट होने वाली जितनी भी वेल्थ है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उन्हें वो गैदर करे, उसके बेसिस पे अपनी एक लग्जूरियस लाइफ बिताए और आने वाले समय में अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दे, इनहेरिटेंस में दे दे। ये इस क्लास का अपना एक इंटरेस्ट है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो दूसरी क्लास है, वो ये मानेगी कि ये जितनी भी वेल्थ जनरेट हो रही है, ये इसलिए जनरेट हो रही है कि बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग इन सरप्लस, हम सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हमारी तनख्वाहें, हमारा खर्चा निकल के भी हमने इतना प्रोड्यूस किया है कि हमने उसे सरप्लस प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वेल्थ जनरेट हुई है। तो इस सरप्लस प्रोडक्शन की उस वेल्थ पे एक हिस्सा हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी पूर्ति हो जाएगी तो फिर जो पहली वाली क्लास थी, यानी कि द ऑनरशिप क्लास, उसके प्रॉफिट्स मार्जिन्स रिड्यूस हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो दोनों क्लासेस के बीच में एक अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के एंटागोनिज्म नज़र आता है। ये एंटागोनिज्म ही खत्म होगा तो एक एंटी एंटागोनिज्म सोसाइटी स्टैब्लिश होगी, और उसको स्टैब्लिश करने का बेसिस ये है कि क्लासेस ख़त्म करनी होंगी। और क्लासेस ख़त्म तब होंगी जब हम रिच और पुअर के जो बेसिस हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, और बेसिस है मालिकाना हक ज़मीनों पे, तो उसे ख़त्म करना इसका कोर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप राइट्स, उसे ख़त्म करना इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये माना गया है कि जहाँ पर भी सोशलिज्म आएगा या जहाँ पर भी समाजवाद होगा, उसकी प्रायर कंडीशन ही ये है कि वहाँ पर पहले से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो नॉन सोशल हो, या तो कैपिटलिस्ट हो, या फ्यूडलिस्टिक हो, या फिर एक सैवेज कल्चर हो, इनमें से कुछ भी हो, तभी आप उन परेशानियों को, उन नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे करेक्ट करने के लिए ही सोशलिज्म आएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सोशलिज्म के आने का कारण है वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा नॉन सोशलिज्म, और वो नॉन सोशलिज्म किसी भी फॉर्म में है, लेकिन उसके कुछ लक्षण हैं, और वो लक्षण जो मैंने आपको बताए कि एक स्ट्रॉन्ग क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है, इनइक्वलिटीज़ होती हैं, अनजस्ट सिस्टम होता है, और इमोरल और इनह्यूमेन सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऐसे में ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होना ज़रूरी है? ये क्लास ये कहती है कि भाई हमारे वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड होने चाहिए। एंटागोनिज्म क्या है? पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है कि हमारे वर्किंग क्लास आवर्स जो है रेगुलेटेड होने चाहिए, हमें भी एंटरटेनमेंट और लेजर पे एक राइट होना चाहिए, हमारी जो सीनियर एजेस हैं, जो हमारा फ्यूचर है वो सेफ सिक्योर होना चाहिए, हमारी पेंशन्स होनी चाहिए।